हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई पर्सन बिजनेस करता है तो उसको चूज करना होता है कि कौन सी फॉर्म वो चूज करे, बट हमें पता भी तो होना चाहिए फॉर्म्स होती कौन सी हैं। तो पहली फॉर्म हमने डिस्कस की थी सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें क्या होता है एक पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस को चलाता है, बिजनेस की सारी कंट्रोल रखता है और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो भी उसी पर्सन का होता है। अब नेक्स्ट फॉर्म आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, तो ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। इट इज एन ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे पुराना है और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। सिर्फ इंडिया में क्यों? बिकॉज ज्वाइंट फैमिलीज का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में ही है। तो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट होता है, तो इसीलिए ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, सो द आंसर इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब देखो, नाम से क्लियर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है और बिजनेस कौन कर रहा है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली, मतलब फैमिली के मेंबर्स क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। Okay, so joint Hindu family business refers to a form of organization wherein the business is owned and carried, जिसका ओनर और बिजनेस को चलाने वाला कौन होता है? मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब वो फैमिली जिसमें डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि डिवीजन हो जाता है वो न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, जिसे जिसको हम बंटवारा बोलते हैं, मतलब जिसका बंटवारा नहीं हुआ। तो बेसिकली ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन सा है? जो फैमिली मिलकर चला रही है। इट इज गवर्नड बाय हिंदू लॉ। इसको जो गवर्न किया जाता है, मतलब कौन से रूल्स लगते हैं इसके ऊपर? तो लगते हैं हिंदू लॉ के रूल्स। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें मेंबर कैसे बनेंगे? ऑब्वियसली सेम फैमिली है तो मेंबरशिप कैसे होगी? बाय बर्थ। मतलब जैसे ही किसी पर्सन का यहाँ पे जन्म होता है, वैसे ही उसकी जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में है उसका पार्ट बन जाता है। तो मेंबरशिप क्या होता है? बाय बर्थ, या फिर इसमें एक और चीज ऐड होगी है, बाय एडॉप्शन। पहले होता था खाली बर्थ से ही आप इसके मेंबर बन सकते हो, बट अब अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो अगर फैमिली में, तो वो भी इसका मेंबर बन सकता है। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन अ बिजनेस। 3 सक्सेसिव जनरेशन मेंबर हो सकते हैं बिजनेस की। मतलब जो जनरेशन है वो कितनी हो सकती है? 3। कितनी हो सकती है? 3 मतलब जैसे दादाजी हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, आगे आपके फादर हो गए और आप हो गए। ठीक है, ये 3 जनरेशन हो गई। 3 जनरेशन एचयूएफ की मेंबर्स हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया? ओल्डेस्ट फॉर्म है, सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, उसका मालिक कौन होता है और चलाता कौन है? मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो फैमिली जिसमें बंटवारा नहीं हुआ। और गवर्न कौन करता है? हिंदू लॉ। और बेसिस ऑफ मेंबरशिप क्या रहता है? कैसे हम इसका पार्ट बनते हैं? बाय बर्थ, मतलब कोई बाहर वाला नहीं आ सकता यहाँ पे, ऑब्वियसली फैमिली की बात हो रही है। ओके, और 3 सक्सेसिव जनरेशन जो है वो मेंबर बन सकती हैं। ओके, होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय। अब बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? कौन डिसीजन लेता है? हेड कौन है? देखो, हेड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसीजन कौन लेगा? एक कोई पर्सन तो होना चाहिए ना जिसपे पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरी जिम्मेवारी होती है कर्ता पे, और कर्ता कौन होता है? एल्डेस्ट मेंबर। मतलब जो भी पर्सन है उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उसको हम बोलते हैं कर्ता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ए है, बी है, सी है, कोई भी हम ले लेते हैं, तीनों हैं और ये एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, और ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। ए की जो एज है वो है 30 ईयर्स, बी की है 20 ईयर्स और सी की है 35 ईयर्स। तो बताओ किसकी सबसे ज्यादा है? सी की। तो सी क्या बन जाएगा? सी क्या बन जाएगा यहाँ पे? कर्ता। और सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? कर्ता के हाथ में। देखो, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तब, क्योंकि ऐसा होगा ना, अगर कोई भी बात आएगी तो ए को पकड़ो, बी को पकड़ो, सी को पकड़ो, किसको पकड़ो? तो यहाँ पे किसको पकड़ना है? सी को, सबसे बड़े को। बिकॉज यहाँ पे माना जाता है, जैसे पहले यही मानते थे ना कि जो ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा समझ है, उसने ज्यादा दुनिया देखी है। तो यहाँ पे जो बड़ा है उसको हमने कर्ता बना दिया। ओके, अब इन 3 मेंबर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। को पार्टनर्स मतलब जो मेंबर्स हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली के, उसको हम क्या बोल रहे हैं? को पार्टनर्स। और उसमें से जो बड़े वाला को पार्टनर है वो क्या बन गया? कर्ता।
सो ऑल मेंबर हैव इक्वल ओनरशिप राइट, हर एक का इक्वल ओनरशिप राइट रहता है यहाँ पे प्रॉपर्टी पे, एंड दे आर नोन एज को पार्टनर, उसको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। लाइक ये जो 3 मेंबर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, को पार्टनर्स, और इसमें से जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ता। अगर हम बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, तो अब जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो डिमिनिशिंग नंबर पे है, मतलब बहुत रिड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज इंडिया में भी फॉरेन कल्चर अडॉप्ट हो रहा है और ज्वाइंट फैमिलीज का जो कंसेप्ट है वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस भी रिड्यूस हो रही हैं। होप दैट्स क्लियर। अब जो भी हमने डिस्कस किया इसको बहुत डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, मतलब ये जो सारे हमने चीज़ें डिस्कस की अब इसको हम पॉइंट्स में देखेंगे। सो वन बाय वन देखते हैं। उससे पहले हमारे पास है देयर आर 2 सिस्टम गवर्निंग मेंबरशिप। अब 2 सिस्टम है हमारे पास जिससे हमें पता लगता है मेंबर कौन बनेगा बिजनेस का। तो यहाँ पे 2 सिस्टम है हमारे पास, दया भगा एंड मिताक्षरा। ओके, दया भगा कहाँ पे पहले अप्लाई होता है, दिस सिस्टम प्रिवेल्स ओनली इन वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा। मतलब वेस्ट बंगाल, असम और कुछ ओडिशा के पार्ट्स में ये दया भगा लगता है, और दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और असम। मतलब कुछ पे ये लगेगा और बाकी जो बचे, मतलब ज्यादा किस पे लग रहा है, मिताक्षरा पे। मतलब इंडिया में हर जगह क्या लगेगा, मिताक्षरा, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और असम। अब ये है क्या, दया भगा जो है इसमें मेंबर कौन बनता है, इसमें मेंबर बनते हैं मेल एंड फीमेल बोथ। मतलब मेल मेंबर्स भी होंगे और फीमेल मेंबर्स भी होंगे, मतलब फैमिली के मेल और फीमेल मेंबर दोनों आ जाएंगे। बट मिताक्षरा के अकॉर्डिंग ओनली मेल मेंबर्स कैन बी, मेल मेंबर्स जो है वही बिजनेस का पार्ट होंगे, जो फीमेल मेंबर्स हैं वो नहीं होंगे। तो मतलब अब देखो ज्यादा क्या चलता है, मिताक्षरा। तो ये तो गलत है ना कि खाली मेल मेंबर्स हैं, तो टेंशन ना लो, ये भी चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, खाली मेल मेंबर्स ही फैमिली, मतलब जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके पार्ट हो सकते थे, बट नाउ द अमेंडमेंट इज देयर। और अमेंडमेंट मतलब चेंज, एक चेंज आया एक्ट में, और चेंज क्या है कि डॉटर जो है वो भी को पार्टनर होगी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, और उसका भी प्रॉपर पूरा अधिकार होगा। और अगर कर्ता बनाने की बात आएगी तो कर्ता जो है वो बड़ा पर्सन बनेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ऐसा नहीं कि फीमेल बड़ी है तो वो कर्ता नहीं बन सकती, तो वो कर्ता भी बनेगी। तो ये अमेंडमेंट आ गई है। तो पहले मिताक्षरा चलता था और उसमें खाली मेल मेंबर्स होते थे, बट अब क्या है, फीमेल मेंबर्स भी है। और ये कब अमेंडमेंट हुई, 2005 में। ओके, होप दैट्स क्लियर। अब हम एचयूएफ बिजनेस को बहुत ही वन बाय वन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो चलिए, फर्स्ट इज फॉर्मेशन। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फॉर्मेशन कैसे होगी। सो फॉर अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। देखो फैमिली की बात हो रही है तो 2 मेंबर्स तो होने चाहिए एटलीस्ट इन द फैमिली। खाली ये कंडीशन है नहीं, एक और कंडीशन है, एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। एक तो 2 मेंबर्स होने चाहिए और साथ साथ उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है, पूर्वज, मतलब उनको पूर्वजों से एक प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए, जो मतलब जो भी मेंबर्स हैं उनके नाम हो या पूर्वजों के नाम हो। तो 2 कंडीशन क्या है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, कि 2 मेंबर्स होने चाहिए और उनकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब अब देखो, अगर 2 मेंबर्स नहीं होते तो बिजनेस नहीं हो सकता, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है तब भी बिजनेस नहीं हो सकता। मतलब ये 2 कंडीशन है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए। अब देखो बिजनेस में क्या एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होगा, द आंसर इज नो, बिकॉज मेंबरशिप कैसे है, बर्थ, जैसे जन्म हुआ आपका उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, तो वैसे ही आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अधिकारी बन जाओगे। और इसको गवर्न कौन करता है, कौन से रूल्स लगते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हमने बात की थी ना, हिंदू लॉ लगता है यहाँ पे, तो हिंदू लॉ से ही हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बनाया। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज कंट्रोल। अब कंट्रोल कौन करता है, मैंने अभी आपको बता दिया, कंट्रोल कौन करता है, कर्ता। मतलब कर्ता कौन होता है, जब सबसे बड़ा मेंबर, तो सबसे बड़ा मेंबर कंट्रोल करता है। हम ये मानते हैं वो बड़ा है तो उसको ज्यादा समझ है और वो बिजनेस के डिसीजन अच्छे से लेगा, और उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, क्या करना है क्या नहीं करना सब वही डिसाइड करेगा। जैसे पुराने जमाने में यही होता था, जो बड़ा होता था उसी की चलती है, वैसे होता तो अभी भी यही है कि जो बड़े होते हैं उन्हीं की मानी जाती है। सो बेसिकली, और जो बड़े ने बोल दिया वो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीजन लेना है और आप कह रहे हो कि ये होना चाहिए, एंड यू आर को पार्टनर, आप करता नहीं हो, तो आप उनको सजेशन दे सकते हो, बट उनकी मर्जी है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और उनका डिसीजन आपको मानना होगा क्योंकि वो बड़े हैं। हिज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन अदर मेंबर्स। बाइंडिंग है मतलब
बाकी मेंबर्स आपको सजेशन तो दे सकते हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा? कर्ता। मतलब कर्ता ही डिसाइड करेगा क्या होगा और क्या नहीं होगा, बाकी सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। तो अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर लाइबिलिटी की बात करें तो हमारा जो कर्ता है उसकी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड। देखो कर्ता के पास सारा कंट्रोल है। देखो जब पावर आती है साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो यहाँ पे कर्ता की लाइबिलिटी लिमिटेड ना होकर क्या है? अनलिमिटेड। और बाकियों की क्या है? बाकियों के पास कंट्रोल नहीं है, तो बाकियों की जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड। जैसे इसीलिए कहते हैं ना, पावर आती है साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लाइबिलिटी की बात करें तो कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड, और बाकी की क्या है? लिमिटेड। अब ये इसका मतलब क्या है? जो अदर बाकी पार्टनर्स है उनकी एक लाइबिलिटी की एक लिमिट है, कुछ एक फिक्स्ड है, और जो करता है उसकी लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। बट अब क्वेश्चन ये है कि जो बाकी मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक फिक्स है? दैट इज देयर शेयर इन प्रॉपर्टी। जितना उनका शेयर है प्रॉपर्टी में, बस उस तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस का डेट है 12 लाख, कर्जा है, और हमें लॉसेस हो गए। अब हमें चुकाना है, तो कहाँ से चुकाएंगे? पहले तो जाएंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है 8 लाख की, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो पूरी नहीं है। और हमारे मेंबर्स हैं, हम जो मेंबर्स हैं दैट इज 8। तो अब बताओ हर एक मेंबर का कितना शेयर हुआ? ईच मेंबर शेयर कितना हुआ? इक्वल, इक्वली बटेगा। मतलब हर एक मेंबर का शेयर कितना हुआ? 1 लाख, राइट। अब देखो जब अब बिजनेस का जो डेट है, जो देनदारी है, वो देनी है आपने, तो सबसे पहले हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो 8 लाख हमने किससे दे दिया? एंसेस्टर प्रॉपर्टी से। तो अब देखो, तो हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं उनका जो 1-1 लाख हिस्सा है वो इसमें लग गया, राइट। अब एक एक लाख जो हिस्सा था वो लग गया, उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी कितने बचे? 4 लाख। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बिकॉज इनकी तो लिमिट है ना, इनकी लिमिट क्या है? जितना उनका शेयर है प्रॉपर्टी में। तो ये बाकी 4 लाख कौन देगा? बाकी 4 लाख देगा कर्ता। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी। अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यू रहता है आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। क्यों? क्योंकि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो पोजीशन ले लेता है कर्ता की। अब जैसे सपोज 3 मेंबर्स थे, एक था 35 ईयर्स का, एक था 30 ईयर्स का, और एक था 20 ईयर्स का। अगर 35 ईयर्स वाला पहले कर्ता बनेगा, उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है यानी 30 वाला, वो क्या हो जाएगा? कर्ता बन जाएगा। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो बिजनेस होता है वो स्टेबल होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। अगर सपोज जो भी पर्सन है अगर वो चाहते हैं बिजनेस को बंद करना, तो म्यूचुअल कंसेंट से वो बिजनेस को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइनर मेंबर्स। माइनर माइनर का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो कि माइनर मेंबर्स, अब माइनर वो होते हैं जो 18 साल से छोटे हैं। अब क्या माइनर मेंबर्स बन सकते हैं? द आंसर इज यस, बिकॉज यहाँ पे मेंबरशिप कैसे है? बाय बर्थ। जैसे ही किसी का जन्म होता है या फिर किसी को अडॉप्ट किया गया, वैसे ही वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे माइनर मेंबर्स भी हो सकते हैं। माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर्स, और वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन ही जाते हैं। होप दैट्स क्लियर। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की बात करें तो 2 कंडीशन है हमारे पास। एक तो 2 मेंबर्स होने चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बात करें तो कर्ता की है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और बाकी जो है
उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। बाकी जो है उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में, और कर्ता जो डिसाइड करेगा वो बाकी सबको मानना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कंपैरेटिवली जैसे सोल प्रोप्राइटर है उसमें एक पर्सन है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी स्टेबल है, कंपैरेटिवली स्टेबल है। हो नेक्स्ट इज माइनर मेंबर्स। क्या माइनर मेंबर्स हो सकते हैं? द आंसर इज येस, बिकॉज यहाँ पे मेंबरशिप कैसे है? बाय बर्थ और बाय एडॉप्शन। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।